ओके बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग आज आईसी इंजन का 4th लेक्चर, हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है फंडामेंटल्स ऑफ आईसी इंजन। इसका ये सिलेबस है। इसको हमने 15 छोटे सब टॉपिक्स में तोड़ा है, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक जो है उसको हमने स्टार्ट किया। अभी तक के 3 लेक्चर्स में हमने आपके साथ क्या किया है, देखने के हिसाब से तो हमने कुछ भी कोर्स कवर नहीं किया। हमने 3 लेक्चर्स में आपके साथ सिर्फ कवर किया है हीट इंजन क्या होता है। लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग करते हैं 3-4 मिनट में हम अपनी पिछली बातों को तीनों लेक्चर की समराइज करना चाहते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि हीट इंजन क्या है। हमने आपको बताने की कोशिश की कि हीट इंजन क्या है। हमने देखिए ये बताया आपको कि हीट इंजन एक साइक्लिक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, जिसमें हम हीट एनर्जी इनपुट पे देते हैं और ये हमें मैकेनिकल वर्क आउटपुट पे देता है। लेकिन ये हीट एनर्जी आती कहां से है? इस हीट एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम ईंधन का दहन करते हैं या फ्यूल को जलाते हैं। किस तरह के फ्यूल को जलाते हैं हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं। उस फॉसिल फ्यूल को जलाने से क्या होता है? इस फॉसिल को जलाने से एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं और हमें हीट मिलती है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हीट इंजन में हम सबसे पहले फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, उसका कंबशन कराते हैं। उस फॉसिल फ्यूल में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके डिफरेंट कंबशन प्रोडक्ट्स बनाता है और साथ में हीट रिलीज करता है। उस ऊष्मीय ऊर्जा को हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। ये होता है हमारा हीट इंजन। अब इस पढ़ाई के दौरान हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा फॉसिल फ्यूल है उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन डिजायरेबल है, वांछनीय है, क्योंकि इसके जलने से ही हमें ऊष्मा मिलती है। लेकिन सल्फर और नाइट्रोजन अवांछनीय है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि जब फ्यूल का कंबशन होता है तो हम चाहेंगे कार्बन जो है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बने। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया तो हमें हीट का लॉस होगा और साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस या जहरीली गैस है। इसका मतलब हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा फ्यूल में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड बने। परंतु अगर हम चाहते हैं कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड न बने तो हमने देखा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एयर की भरपूर मौजूदगी होनी चाहिए। अर्थात अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ऐसा करने से हमें कम हीट मिलती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा फ्यूल को जलाते वक्त, कौन से फ्यूल को? फॉसिल फ्यूल को जलाते वक्त हमेशा ऑक्सीजन की भरपूर मौजूदगी चाहिए या प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब प्रचुर मात्रा में एयर होनी चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने जो फ्यूल होता है उसकी कैल्विक वैल्यू के बारे में डिस्कस किया। कैल्विक वैल्यू क्या होती है, कैल्विक वैल्यू को नापने के लिए किन उपकरण का प्रयोग करते हैं, डिफरेंट फ्यूल्स सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की कैल्विक वैल्यू लगभग कितनी होती है, वगैरह वगैरह। अब बेटा हम लोग ऐसी स्थिति में हैं जहां से, और साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा कि हीट इंजन जो है वो किस पे काम करता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी किस स्टेटमेंट पे? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पे। और सबसे मुख्य शुरुआत हम लोगों ने की थी कि भाई हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है, दोनों ही एनर्जी इन ट्रांजिशन है। तो हमने आपको बताया था कि लेस यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है हीट, इसको हम मोर यूजफुल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मैंने बेटा 3 से 4 मिनट में अपने 3 लेक्चर्स को समराइज किया। अब अगर आपने तीनों लेक्चर देखे हैं तो आपके लिए रिवीजन था, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने मिस किए हैं तो मानी बात है उतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आया होगा। तो आप पीछे के 3 लेक्चर जाके देखें और तब आज मेरे साथ चौथे लेक्चर में जुड़ें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। बहरहाल हम लोग अपना आज 4th लेक्चर शुरू कर रहे हैं। 4th लेक्चर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा, हम लोग आईसी इंजन के टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अर्थात आईसी इंजन में जो होते हैं, हीट इंजन के टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आईसी इंजन और ईसी इंजन को कंपेयर करने जा रहे हैं। तो आइए बेटा हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हमने कवर की हैं पिछले 3 लेक्चर में, और पिछले 3 लेक्चर्स में करके हम लोग कहां तक पहुंचे हैं मैं वहां ले चलता हूं आपको। आइए 1 मिनट में हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं। अब हम लोग पहुंच गए। अब बेटा देखिए, हमने आपसे कहा कि हीट इंजन एक डिवाइस है जो इनपुट पे हीट एनर्जी लेती है और आउटपुट पे मैकेनिकल वर्क देती है। ये हीट एनर्जी कहां से आती है, पीछे डिस्कस हो चुका है। इस हीट एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्यूल को जलाते हैं। किस प्रकार के फ्यूल को जलाते हैं ये भी डिस्कस हो चुका है।
फॉसिल फ्यूल को। इस फॉसिल फ्यूल का कंबस्शन करके हम करते क्या हैं, हम हीट एनर्जी प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल में होती है केमिकल एनर्जी। इस केमिकल एनर्जी को हम कंबस्शन करा के हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब हीट इंजन दो प्रकार के होते हैं। अब चूंकि आप सबने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप सब कम से कम वाकिफ होंगे कि हीट इंजन में एक होता है आईसी इंजन, एक होता है ईसी इंजन। अब ये आईसी इंजन जो है इंटरनल कंबस्शन इंजन, इतना तो मेरे ख्याल से हर बच्चा जानता है, और ईसी इंजन का मतलब एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। अभी हम लोग डिटेल करेंगे, आज में 50 से 55 मिनट यही काम करना है ना, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आए। अब ये आईसी इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रोटरी और एक होता है रेसिप्रोकेटिंग। कहने का मतलब ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक कार्य बनेगी, लेकिन जो सिद्धांत इस्तेमाल होगा, जो कार्यविधि होगी या जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा, उसमें रोटरी मोशन इन्वॉल्व होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं रोटरी आईसी। लेकिन दूसरे होते हैं जिसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन इन्वॉल्व होता है, या कह सकते हैं पहले रेसिप्रोकेटिंग होता है और दूसरे होते हैं रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन। इसमें क्या होता है, शुरुआत में हमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलता है, लेकिन जैसा कि हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि यांत्रिक ऊर्जा ये भी है, रेसिप्रोकेटिंग फॉर्म में भी है, और यांत्रिक ऊर्जा ये भी है, रोटरी फॉर्म में भी है। दोनों ही केस में जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल कौन सी होती है, रोटेशनल फॉर्म की काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग रेसिप्रोकेटिंग फॉर्म में ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यांत्रिक कार्य, लेकिन उसको क्रैंक कनेक्टिंग रॉड की मदद से रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब आईसी इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं रोटरी आईसी इंजन, एक को बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग। लेकिन दोनों ही केस में जो फाइनल आउटपुट होता है हमारा यांत्रिक कार्य का, वो रोटरी फॉर्म में होता है। अब हमारे ईसी इंजन में दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग और एक को बोलते हैं रोटरी। अब अगर हमारा आईसी इंजन रोटरी फॉर्म का है तो ये पुनः दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं गैस टरबाइन और दूसरे को बोलते हैं वैंकल इंजन। इसका मतलब रोटरी आईसी इंजन के आपसे कोई उदाहरण पूछे तो आप दो उदाहरण दे सकते हैं, बोल सकते हैं गैस टरबाइन और दूसरी चीज वैंकल इंजन। अगर कोई कहता है आईसी इंजन के रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन को उदाहरण दीजिए, तो बेटा जितने भी हमारे ऑटोमोटिव्स हैं या ऑटोमोबाइल्स हैं, वो मोस्टली जो होते हैं वो रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन होते हैं, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक वगैरह। तो उसमें हमारा उदाहरण आ जाता है 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, पेट्रोल हो या डीजल हो। हम साधारणतः एसआई इंजन को पेट्रोल और सीआई इंजन को डीजल कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछता है रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन के उदाहरण दीजिए, तो आप कह सकते हैं सर 2 स्ट्रोक पेट्रोल, 2 स्ट्रोक डीजल, 4 स्ट्रोक पेट्रोल, 4 स्ट्रोक डीजल, 2 स्ट्रोक एलपीजी इंजन, 4 स्ट्रोक सीएनजी इंजन वगैरह वगैरह। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ईसी इंजन रेसिप्रोकेटिंग का आपसे कोई उदाहरण पूछता है तो आप दे सकते हैं स्टीम इंजन, वो भाप इंजन, छुक छुक गाड़ी वाला इंजन, जो आज के तारीख में ऑब्सलीट हो गया। मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, देखिए बेटा, मैंने शब्द इस्तेमाल किया ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब अब ये प्रचलन से बाहर हो गया है। प्रचलन से बाहर क्यों हो गया है, हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कभी कभी हम लोग कहते हैं ऑब्सोलीट हो गया, जैसे आज के तारीख में बेटा जब से स्मार्टफोन आ गए हैं, बहुत सी सारी चीजें ऑब्सोलीट हो गई। हमारे जमाने में कैमरा हुआ करता था हर घर में, ट्रांजिस्टर होता था, अलार्म क्लॉक होती थी घर में, घड़ी होती थी, टेप रिकॉर्डर होते थे, रिकॉर्ड प्लेयर होते थे, ये सब ऑब्सोलीट हो गए। क्यों? क्योंकि आज का जो स्मार्टफोन है वो इन सारी जरूरतों को पूरा कर देता है। तो ऑब्सोलीट का मतलब प्रचलन से बाहर हो गए। अब किसी के घर में अलार्म क्लॉक नहीं मिलती, जो हम लोग हाथ में घड़ी पहनते थे रिस्ट वॉच, उसका भी चलन कम हो गया है। ट्रांजिस्टर पे गाना सुनते थे, ट्रांजिस्टर का चलन भी कम हो गया है। इन सबको किसने रिप्लेस कर दिया है? स्मार्टफोन ने। तो ऑब्सोलीट होने का मतलब प्रचलन से बाहर हो गया। प्रचलन से बाहर क्यों हुआ होगा? जरूर कोई नया प्रोडक्ट आया है जो उससे बेहतर है, तो मानी बात है उसने उसकी जगह ले ली। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, रेसिप्रोकेटिंग ईसी इंजन का उदाहरण है स्टीम इंजन, परंतु ये ऑब्सोलीट हो गया है, अब प्रचलन में नहीं है। 20 साल पहले, 15 साल पहले आपको छू छू गाड़ी आपके इंजन वाली दिखती थी, अब नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती, इसका जवाब आज मिलेगा। रोटरी आईसी इंजन का एक उदाहरण है, यह है स्टीम टरबाइन। ये आज भी मौजूद है, आज भी मिलती है। धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि रोटरी ईसी इंजन का उदाहरण बताओ, तो आप कहेंगे स्टीम टरबाइन। कोई कहेगा रोटरी आईसी इंजन का उदाहरण बताओ, तो आप कहेंगे गैस टरबाइन। अब यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है, सर स्टीम टरबाइन इज ए इंजन। मैंने कहा भाई स्टीम टरबाइन इज ए हीट इंजन। सर स्टीम टरबाइन हीट इंजन है? बेटा इंजन बोलने का मतलब ऐसे मत समझिए कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन होना जरूरी है। जी नहीं, हमने क्या परिभाषित किया है, हीट इंजन वह डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में
कन्वर्ट करती है। हमारी स्टीम टरबाइन क्या है? ये स्टीम खाती है। कैसी स्टीम खाती है? गरम गरम हाई प्रेशर की स्टीम खाती है, हाई टेम्परेचर की, जिसके पास इंथैल्पी होती है। इंथैल्पी है भाप में, इसका मतलब क्या है? उसमें ऊष्मीय ऊर्जा है। और ये करती क्या है? इसका रोटर या ब्लेड नाचने लगता है, इसका मतलब ये मैकेनिकल वर्क देती है। तो स्टीम टरबाइन इज ए हीट इंजन। यस सर। रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी? रोटरी। जब आप इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, आइए थोड़ा सा अब देखिए बेटा, यहां पे एक चीज आ रही है आपका वैंकल इंजन। तो हम थोड़ा इस वैंकल इंजन के बारे में बात करेंगे आज, इसके बाद आगे बेटा। अब देखिए बेटा, वैंकल इंजन जो है, वैंकल इंजन इज ए रोटरी आईसी इंजन, जो कि लिखा भी है। लेकिन ये वैंकल इंजन जो है बहुत ज्यादा प्रयोग में नहीं आया। शुरुआत में लोगों ने इस वैंकल इंजन को इस्तेमाल जब पहली बार आया तो लोगों का बड़ा एक्साइटमेंट था, बड़ा लोग उत्साहित थे कि इसके आने से हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बड़ा चेंज आएगा। और जापान की एक कंपनी है माजदा, तो सबसे पहले माजदा ने अपनी कार में रोटरी आईसी इंजन, वैंकल इंजन को लॉन्च किया, जो कि एक बड़ा ही नया सा प्रयोग था। परंतु इसको उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। तो वैंकल इंजन नाम से जो चीज है वो इंजन माजदा में इस्तेमाल हुआ था, परंतु इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हुए, या कह सकते हैं कि जो इसकी लागत आई या जो सफलता उम्मीद थी वैसी नहीं मिली, तो बहुत ज्यादा ये प्रचलित नहीं हुआ। लेकिन वैंकल इंजन का उदाहरण क्या है? माजदा, जापान की कार कंपनी है। अब यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रॉस क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग बेटा अपनी पढ़ाई के दौरान देख चुके हैं कि कभी कभी हम आपके साथ इस तरह से क्रॉस बनाएंगे और क्वेश्चन लिखेंगे। क्रॉस क्वेश्चन का मतलब ये है बेटा, मेरे पढ़ाते वक्त कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं जो यदि आप क्लास में होते तो मुझसे जरूर पूछते, या कोई बच्चा है जिसने पहले से कोचिंग कर रखी है, या उसको सब्जेक्ट का अच्छा ज्ञान है, या थोड़ा सा पढ़ने में बहुत तेज है, तो वो हो सकता है मुझे क्वेश्चन करे कि सर आपने गैस टरबाइन को आईसी इंजन बोला है, क्या ये बात सत्य है? अब देखिए, क्योंकि बच्चा इस बात को स्पेसिफिकली पूछ रहा है, तो अब मुझे थोड़ा सा आगे बताना पड़ेगा। बच्चा मुझसे क्या पूछ रहा है कि सर आप कह रहे हैं कि गैस टरबाइन आईसी इंजन है और वो भी रोटरी आईसी इंजन है, क्या इस बात से आप सर कंफर्म हैं? कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं? तो मैं समझ गया कि बच्चा मुझे कहां ले जाना चाहता है। तो आइए उस संभावित प्रश्न को हम लोग पहले ही डिस्कस करते हैं। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा देखिएगा बेटा। प्रश्न ये है कि सर गैस टरबाइन क्या आईसी इंजन में आएगा? तो मैंने कहा देखो बेटा, गैस टरबाइन भी दो प्रकार की होती हैं। एक को बोलते हैं ओपन साइकिल गैस टरबाइन, ओपन साइकिल गैस टरबाइन, और दूसरे को बोलते हैं बेटा क्लोज्ड साइकिल गैस टरबाइन। अब बेटा देखिए, हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो है गैस टरबाइन। जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, बेसिकली बेटा हम लोग क्या बोलेंगे इस डायग्राम को? हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन। उसके अंदर आया है गैस टरबाइन। प्रश्न ये है कि मैंने रखा है गैस टरबाइन को फिलहाल रोटरी आईसी इंजन में, लेकिन अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि जब मैंने गैस टरबाइन को रोटरी आईसी इंजन में रखा है तो मेरा नजरिया ओपन साइकिल का है। गैस टरबाइन भी दो प्रकार की होती है, एक ओपन साइकिल वाली और क्लोज साइकिल वाली। क्योंकि आज के तारीख में गैस टरबाइन का सबसे ज्यादा प्रयोग हमारे एरोप्लेन्स में होता है, जो जेट प्लेन्स होते हैं, और वो ओपन साइकिल पे आधारित होते हैं, वो ब्रिटॉन साइकिल पे वर्क करते हैं। ये सारी चीजें चैप्टर 6 में आएंगी। तो अगर हमारी गैस टरबाइन ओपन साइकिल वाली हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये आएगी आईसी इंजन। लेकिन अगर हम गैस टरबाइन क्लोज साइकिल वाली कंसीडर कर रहे हैं तो बेटा ये आएगी ईसी इंजन में। इसका मतलब गैस टरबाइन को हम दोनों जगह ले सकते थे। हम इसको रोटरी आईसी इंजन में भी ले सकते थे, हम इसको रोटरी ईसी इंजन में भी ले सकते थे। हमने जानबूझ के गैस टरबाइन को रोटरी आईसी इंजन में लिया है। क्यों? क्योंकि इसका जो बहुत ज्यादा उपयोग आज की तारीख में है वो एज ए ओपन साइकिल है, और जब ये ओपन साइकिल है तो हमने गैस टरबाइन को रोटरी आईसी इंजन में लेना उचित समझा। क्रॉस क्वेश्चन ये है, क्या सर गैस टरबाइन एक्सटर्नल कंबशन इंजन नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती। कौन सी? क्लोज साइकिल। तो हम लोग जब बेटा वहां गैस टरबाइन के चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे। तो आइए बच्चों, हमने एक तरह से आपके सामने इसको डिस्कस किया। अब हम लोग करना क्या चाहते हैं? हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं आईसी इंजन और ईसी इंजन के कार्य सिद्धांत को। ये दोनों इंजन जो हैं, इनके कार्य सिद्धांत में क्या चीज समान है और क्या चीज अलग है, और उसको कंपेयर करते करते हम लोग ये देखना चाहते हैं कौन सा इंजन अच्छा है, कौन सा इंजन बुरा है।
कौन सा इंजन अच्छा है तो किन मायनों में अच्छा है, अर्थात आईसी इंजन के एडवांटेज, आईसी इंजन के डिसएडवांटेज, एसी इंजन के एडवांटेज, एसी इंजन के डिसएडवांटेज, हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन इसको डिस्कस करते वक्त हमारा नजरिया जो है फिलहाल वो होगा रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन को रेसिप्रोकेटिंग एसी इंजन से कंपेयर करना। हम आईसी इंजन कंपेयर करेंगे अभी आपके सामने, बट दोनों का कौन सा केस लेंगे, रेसिप्रोकेटिंग केस लेंगे। तो रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन को रेसिप्रोकेटिंग एसी इंजन से कंपेयर करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बेटा कम से कम मुझे 45 मिनट लगेंगे, तो मैं 45 मिनट में इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब अगर आपको याद हो, मैंने फर्स्ट डे आपको कुछ डायग्राम्स दिखाए थे, आइए उनको पुनः देखें। बेटा देखिए मोपेड, इस मोपेड का जो इंजन है, यह है स्कूटर, यह है स्कूटी, इनका जो इंजन है हम उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। यह हमारी मोटरसाइकिल, इसका जो इंजन है यह हमारी पैसेंजर बस, सामान्य बस जो हमारी होती है, यात्री बस। यह है ट्रक, यह है ट्रैक्टर, यह है जीप, यह है कार, यह है 3 व्हीलर, यह है फरारी, यह है अर्जुन टैंक, और यह है हमारा रेलवे का डीजल लोकोमोटिव या रेलवे का डीजल इंजन। ये बेटा 1 से लेके 12 तक जो हैं, ये सभी जो हैं आईसी इंजन, या इनमें जो लगा है इंजन वो इंटरनल कंबस्शन इंजन है। किस प्रकार का, रेसिप्रोकेटिंग नेचर। अब ये रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन, इतने में कोई भी रोटरी आईसी इंजन नहीं है। लेकिन ये जो आपका है ये आईसी इंजन नहीं है, ये क्या है, ईसी इंजन है। यही है हमारा भाग वाला इंजन, यही छुक छुक गाड़ी में लगा रहता था। ये है स्टीम इंजन। अब बेटा आज के तारीख में देखिए धीरे धीरे क्या है, आपको डीजल इंजन मिलते हैं, दिखते हैं, रेलवेज में हमारे इस्तेमाल होते हैं, दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं, परंतु अब कहीं पे भी स्टीम इंजन इस्तेमाल नहीं होते। क्यों भाई, क्या कोयला मिलना बंद हो गया, या डीजल के तुलना में कोयला महंगा हो गया, या कोयले से प्रदूषण ज्यादा होता है डीजल के तुलना में? तो ये सारी बातें धीरे धीरे हम लोग समझेंगे और इसके उत्तर इस पढ़ाई के दौरान जरूर मिलेंगे आपको। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, यह है आपका मैरीन शिप, पानी का जहाज। इसका इंजन भी जो है रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन होता है। इनफैक्ट वास्तव में ये 4 स्ट्रोक डीजल इंजन होता है। ये बेटा पंखी वाला, पंखड़ी वाला पुराने जमाने का हवाई जहाज, इसके अंदर पेट्रोल इंजन होता था। ये भी क्या होता है, आईसी इंजन होता है। कैसा, रेसिप्रोकेटिंग नेचर का, लेकिन कैसा, पेट्रोल इंजन। चूंकि हवाई जहाज का हल्का होना बहुत जरूरी होता है और पेट्रोल इंजन जो है हल्के होते हैं डीजल इंजन के तुलना में। इतना आपको आइडिया होगा, है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो चिंता मत करिए, इस चैप्टर के खत्म होते होते क्लियर होगा। उसके आगे देखिए बेटा, ये हमारा है जेट प्लेन, लेकिन 2 इंजन का। देखिए बेटा, ये है गैस टरबाइन और ये है गैस टरबाइन। कभी कभी इसी को हम इंजन बोल देते हैं, गलत नहीं है। मैंने कहा ना बेटा, इंजन का मतलब ये मत समझो कि रेसिप्रोकेटिंग नेचर, इंजन का मतलब हीट इंजन। हीट इंजन मतलब ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य बना रहा है। तो ये 2 इंजन का या 2 गैस टरबाइन वाला एरोप्लेन है, जिसको बोले जेट प्लेन बोलते हैं। आधुनिक विमान में गैस टरबाइन लगी होती है, पुराने जमाने के विमान में पेट्रोल इंजन लगा होता था। अब इसमें जो गैस टरबाइन है वो कौन सी है, रोटरी है। रोटरी तो है सर, आईसी इंजन है कि ईसी इंजन, आईसी इंजन है। अर्थात ये कौन सी साइकिल है गैस टरबाइन, ओपन साइकिल, क्लोज साइकिल, ये डिस्कस हुआ है। ये ओपन साइकिल गैस टरबाइन है। यहां पे देखिए, यहां पे 4 इंजन लगे हैं, तो ये क्या है, मॉडर्न एरोप्लेन 4 इंजन वाला। तो इसमें भी क्या है, गैस टरबाइन है। तो रोटरी है कि रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी है। आईसी है कि ईसी, आईसी है। तो ये दोनों ही क्या है, रोटरी आईसी इंजन है। दोनों ही कैसे हैं, ओपन साइकिल पे हैं। आगे देखेंगे ओपन साइकिल पे हैं, और किस थर्मोडायनेमिक साइकिल पे काम करते हैं, ब्रेटॉन साइकिल पे, चैप्टर 6 में आएगा। इसके बाद बेटा ये देखिए, ये शिप टाइटैनिक। अब बेटा ये एक टाइटैनिक शिप था, एक लग्जरी शिप था, बहुत ही शानदार शिप था, जो जब चला तो अपनी पहले ही यात्रा के दौरान डूब गया। और इसके ऊपर एक बहुत ही ऐतिहासिक मूवी आई टाइटैनिक के नाम से, आज से 100 साल लगभग पुरानी घटना है ये। उस टाइटैनिक में ये देख रहे हैं आप, धुआं फेंक रहा है। जो इंजन था वो जानते कैसा था, वो स्टीम इंजन था। सर आप कैसे कह सकते हैं, आपने देखा है? मैंने कहा नहीं, मैंने मूवी देखी है। सर मूवी देखने से कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा उस मूवी का जब आप क्लाइमैक्स सीन देखेंगे तो आप देखेंगे वहां पे बॉयलर हाउस दिखाई देगा, उसके बगल में आपको स्टीम इंजन की कनेक्टिंग रॉड चलती हुई दिखाई देगी। तो कभी दोबारा मूवी देखिएगा तो उस क्लाइमैक्स सीन के आसपास इसको देखिएगा, वो क्लियर दिखाई देगा। इसके बाद यह है थर्मल पावर प्लांट। बेटा ये थर्मल पावर प्लांट के बारे में थोड़ा बोलना जरूरी है। जो हमारे एनटीपीसी हैं,
या जो हमारे राज्य सरकार के थर्मल पावर प्लांट हैं, उत्तर प्रदेश में हम लोग बोलते हैं UPRVNL, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में इन सभी थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है बेटा, गैस टरबाइन स्टीम टरबाइन होती है। और जब ये स्टीम टरबाइन है तो कैसे हो गई, रोटरी हो गई। बट आईसी इंजन है कि ईसी इंजन, ईसी इंजन। अब आपने देखा बेटा कि हम लोगों के पास जितने भी इंजन थे उसमें से ये 1 से लेके 12 आईसी इंजन रेसिप्रोकेटिंग, लेकिन ये 13वां ईसी इंजन स्टीम इंजन रेसिप्रोकेटिंग। इधर चलिए, शुरू के तीनों और ये चौथा, ये सब क्या है, आईसी इंजन, लेकिन ये दोनों रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन और ये दोनों रोटरी आईसी इंजन। लेकिन ये दोनों कैसे हैं, इसमें ये है रेसिप्रोकेटिंग ईसी इंजन और ये क्या है, रोटरी ईसी। अब आप समझ पाए होंगे कि बेटा हम लोग जो ये कंपैरिजन करने जा रहे हैं, अब अगर आपके दिमाग में है स्टीम टरबाइन रोटरी, टरबाइन मींस टरबाइन बेटा कोई भी हो, स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, वाटर टरबाइन, और एक टरबाइन और होती है एयर टरबाइन। एयर टरबाइन मतलब क्या, पवन चक्की, विंड मिल, कोई भी टरबाइन हो, हम तो हिंदी में बोलते चरखी, कोई भी चरखी हो रोटरी होगी। उसका आउटपुट कैसा है, मैकेनिकल होगा। हाँ, इनपुट उसका हीट एनर्जी है कि हाइड्रोलिक एनर्जी है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर है, इस बात में फर्क हो सकता है, बट आउटपुट क्या होगा उसका, मैकेनिकल वर्क होगा। अब हम लोग बेटा कंपेयर करेंगे रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन को रेसिप्रोकेटिंग ईसी इंजन से, ठीक है। अब बेटा देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं कंपैरिजन, किसका, आईसी इंजन का, किसके साथ, ईसी इंजन के साथ, लेकिन कौन से वाले, रेसिप्रोकेट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आईसी इंजन का फुल फॉर्म क्या है, हम सब जानते हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन। अब यहां तक पहुंचने से पहले इस कंबस्शन नामक शब्द से आप परिचित हो चुके हैं। किसके कंबस्शन की बात हो रही है, फ्यूल के। किस प्रकार के फ्यूल के, फॉसिल फ्यूल के। फॉसिल फ्यूल के कंबस्शन का मतलब क्या होता है, सर फॉसिल फ्यूल के कंबस्शन का मतलब होता है कि इस फ्यूल में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन का वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन करा के हीट एनर्जी को पाना। अब यहां पे एक शब्द है बेटा इंटरनल, तो इंटरनल कंबस्शन इंजन, और इंजन का मतलब यहां पे क्या है, हीट इंजन। तो अब देखिए कंबस्शन और इंजन, इससे आप वाकिफ हैं, इंटरनल। तो इंटरनल का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। अब देखिए बेटा जब इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है तो इसमें इस तरह से एक हमारे पास होता है सिलेंडर। ये 3 लाइनें क्या प्रदर्शित कर रही हैं, ये 3 लाइनें प्रदर्शित कर रही हैं सिलेंडर। और ये क्या है, ये है हमारा पिस्टन। तो इसको क्या कहेंगे, मैंने कहा बेटा आईसी इंजन के केस में हम इसको कनेक्टिंग रॉड कहेंगे। लेकिन ये कनेक्टिंग रॉड की जगह अगर ऐसे डंडी बनी हुई हो तो कभी कभी ये पिस्टन रॉड भी होती है। जो दूसरा इंजन होगा ईसी इंजन, वहां पे ये कनेक्टिंग रॉड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये इस बात पे निर्भर करता है कि हमारे ये इंजन सिंगल एक्टिंग है कि डबल एक्टिंग है। क्योंकि जो आईसी इंजन होते हैं वो सिंगल एक्टिंग होते हैं, तो उसमें पिस्टन रॉड जैसी कोई चीज नहीं होती। तो सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग क्या होते हैं बेटा, आज के तारीख में बहुत आपको जरूरत नहीं है, इसमें कोई भी क्वेश्चन किसी भी गाइड में नहीं है। ज्ञान बढ़ाना हो तो आप अलग से आकर बैठिए, हम आपको बता सकते हैं, तो इसलिए परेशान मत हो, आगे बढ़। अब इस आईसी इंजन में होता क्या है, ये शब्द जो इंटरनल है, इंटरनल कंबस्शन इंजन, इसका मतलब जो कंबस्शन है या जो दहन है वो अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है, सिलेंडर के अंदर हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पे इंटरनल कंबस्शन में जो इंटरनल है वो किसके संदर्भ में है, सिलेंडर के संदर्भ में। तो फ्यूल बर्न्स इनसाइड द इंजन सिलेंडर। ओके, अब ये फ्यूल कौन सा है इसके बारे में बात हो चुकी है। ये फ्यूल हमारा है फॉसिल फ्यूल। इस फॉसिल फ्यूल के अंदर मुख्य रूप से क्या है, वांछनीय एलिमेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन। जब ये जलेंगे क्या तो क्या करेंगे सर, वही बनाएंगे CO2, CO, जल वाष्प, और सर अवांछनीय सल्फर भी थोड़ा बहुत होता है, तो सल्फर के डिफरेंट ऑक्साइड और नॉक्स। इन सबका एक कंबाइंड नाम हम लोगों ने बनाया था बेटा। इस सबका एक कंबाइंड नाम अगर देना चाहे तो हम लोग क्या दे सकते हैं आज की तारीख में, इसका हम लोग कंबाइंड नाम देना चाहें तो हम लोग दे सकते हैं फ्लू गैस या कंबशन प्रोडक्ट। तो अब जरा देखिए आईसी इंजन में क्या होगा, सर फ्यूल सिलेंडर के अंदर जलेगा,
फ्यूल जब सिलेंडर के अंदर जलेगा, फॉसिल फ्यूल जब सिलेंडर के अंदर जलेगा तो कंबशन प्रोडक्ट्स बनेंगे। कौन से? और चूंकि कंबशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट पैदा होगी। हीट पाके ये जो गैसेस हैं इनका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा। जब इनका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे बेटा, इस पिस्टन का जब इधर से साइड व्यू देखोगे तो ये सर्कुलर ऐसे आएगा। अगर हम इसके एरिया को ए बोल दें, अब क्या होगा? अब आपका फ्यूल सिलेंडर के अंदर जला। फ्यूल सिलेंडर के अंदर कहां जलेगा बेटा? कंबशन चैम्बर में जलेगा। कंबशन चैम्बर क्या होता है अभी अगले उसमें हम लोग पढ़ेंगे, आईसी इंजन की टर्मिनोलॉजी तो वहां के लिए। तो फ्यूल सिलेंडर के अंदर जलेगा, कंबशन चैम्बर में जलेगा। फलस्वरूप क्या होगा? कंबशन प्रोडक्ट्स बनेंगे या हॉट गैसेस बनेंगी। इन गैसेस का कुछ प्रेशर और टेम्परेचर होगा। अब पिस्टन का क्षेत्रफल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, इसके ऊपर ये गैसेस दबाव डालेंगी। गैस का प्रेशर क्या है? P। तो इस पिस्टन पे क्या होगा? एक बल लगेगा, फोर्स बराबर प्रेशर इनटू। तो जब इसके ऊपर बल लगेगा तो इस बल की वजह से पिस्टन क्या करेगा? पिस्टन आईडीसी से ओडीसी की तरफ चलेगा। अब दो नए नाम आ गए आपके लिए, आईडीसी ओडीसी आगे आएगा। अब पिस्टन ऐसे चलेगा। कितना चलेगा? अपने स्ट्रोक लेंथ के बराबर। पिस्टन क्यों चलेगा? क्योंकि पिस्टन बेटा चलने के लिए फ्री है, बशर्ते इसके ऊपर एक फोर्स लगे। तो अब क्या होगा? आईसी इंजन में फोर्स कितना? P इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो कार्य क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य पैदा होगा और कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति या पावर। तो हमें आईसी इंजन में पावर, तो आईसी इंजन में कार्य कैसे पैदा होता है, पावर कैसे मिलती है? तो सिलेंडर के अंदर फ्यूल जलता है, फ्यूल जलने से कंबशन गैसेस बनती हैं। कंबशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इससे हमें हीट मिलती है। हीट पाके इन गैसेस का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है। ये प्रेशर पिस्टन पे एक्ट करता है या लगता है, फलस्वरूप पिस्टन पे एक बल लगता है। उस बल के फलस्वरूप पिस्टन जो है डिस्प्लेसमेंट उसका होता है, विस्थापन, और उसकी वजह से बल गुणे विस्थापन एक कार्य बनता है और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो आईसी इंजन में पावर हमें मिल गई। ये हुआ आईसी इंजन का आसान शब्दों में शुरुआती कार्य सिद्धांत। अब सर इसी इंजन में क्या होता है? मैंने कहा भाई इसी इंजन में क्या होता है, आइए देखें। लगभग ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। तो आइए हम लोग इसी इंजन में क्या होता है उसको देखने की कोशिश करें। तो बेटा ये मेरा मीनू गायब हो गया है, तो कोई बात नहीं है, यहां से आ जाए। इरेजर आ गया, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं ईसी इंजन। ओके, अब आईसी इंजन का कार्य सिद्धांत को हम लोगों ने हल्का सा देख लिया, एक आइडिया हो गया। इंटरनल कंबशन, फ्यूल कहां जलेगा? अंदर जलेगा। किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर। अब क्या है? ईसी इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। कॉमन सेंस कहता है कि फ्यूल बाहर जलेगा। किसके बाहर? सिलेंडर के बाहर। तो इसमें भी क्या होता है? एक सिलेंडर होता है। अब ये आपका है सिलेंडर और ये क्या है? पिस्टन। अब अगर ये स्टीम इंजन है तो ये वाली चीज कनेक्टिंग रॉड भी हो सकती है या ये पिस्टन रॉड भी हो सकती है। ये इस बात पे निर्भर करेगा कि ये स्टीम इंजन सिंगल एक्टिंग है कि डबल एक्टिंग है। अगर ये सिंगल एक्टिंग होगा तो इसको हम कनेक्टिंग रॉड कहेंगे, और ये डबल एक्टिंग होगा तो पिस्टन रॉड कहेंगे। जो हम लोग के स्टीम इंजन होते हैं बेटा वो सामान्यतः डबल एक्टिंग होते हैं। तो स्टीम इंजन में ये डंडी जो होती है पिस्टन रॉड कहलाती है। लेकिन घबराइए मत, स्टीम इंजन ऑब्सलीट हो चुके हैं, इसके बारे में प्रश्न भी नहीं पूछे जाते एग्जाम्स में। ठीक है, आइए। अब सर एक्सटर्नल कंबशन इंजन का मतलब फ्यूल सिलेंडर के बाहर जलेगा। मैंने कहा यस, फ्यूल सिलेंडर के बाहर जलेगा। एक्सटर्नल का ये मतलब है। यहां पे सर बाहर कहां जलेगा? सड़क पे, बगीचे में, मेरे घर पे, कोचिंग में, कहां जलेगा? मैंने कहा सिलेंडर के बाहर जलेगा, बॉयलर में। तो यहां पे फ्यूल जला था सिलेंडर के अंदर, कौन सा फ्यूल? फॉसिल फ्यूल। यहां पे फ्यूल जलेगा सिलेंडर के बाहर, कौन सा फ्यूल? फॉसिल फ्यूल। कहां पे जलेगा? बॉयलर में। अब सर बॉयलर में जलेगा, बॉयलर के अंदर जलेगा कि सर बॉयलर के बाहर जलेगा? मैंने कहा भाई देखिए ये डिपेंड करेगा बॉयलर कैसा है। जब हम लोग थर्मल पावर प्लांट या थर्मल पढ़ते हैं तो वहां पे मैं आपको डिफरेंट तरह के बॉयलर पढ़ाता हूं। तो वहां पे मैं पढ़ाता हूं आपको इंटरनली फायर्ड बॉयलर और एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। डिपेंड करेगा वो बॉयलर कैसा है। लेकिन एक चीज तो तय है
कि सिलेंडर के अंदर फ्यूल नहीं जलेगा, सिलेंडर के बाहर जलेगा। अब बॉयलर के अंदर जले या बॉयलर के बाहर जले, सिलेंडर के तो बाहर जलेगा। ओके, जब हमारा फ्यूल बॉयलर में जलेगा, बॉयलर में जले या बॉयलर के बाहर जले, तो क्या होगा? ऊष्मा पैदा होगी। क्यों ऊष्मा पैदा होगी? सर ये फॉसिल फ्यूल है, इसको जलाएंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट पैदा होगी। अच्छा भाई, इस हीट का क्या करोगे? गरम गरम कंबशन गैसेस मिल गई, क्या करोगे? सर हम पानी लेंगे और उस पानी को ये ऊष्मा देंगे। जब इस पानी को ऊष्मा देंगे तो पानी क्या करेगा? धीरे धीरे पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक पे पहुंचेगा। पानी अपने क्वथनांक पे पहुंचेगा मतलब पानी 100 डिग्री पे पहुंचेगा। मैंने कहा बेटा पानी 100 डिग्री पे पहुंचेगा और भाप बनेगा, बशर्ते पानी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। लेकिन अगर पानी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, मान लो पानी का प्रेशर 10 बार है, तो 100 डिग्री पे पानी भाप नहीं बनेगा, वो 179 पे भाप बनेगा। तो हम करेंगे क्या? बॉयलर में फ्यूल जलाएंगे, फ्यूल जलाने के बाद हीट मिलेगी, उस हीट का हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? उस हीट से हम पानी से भाप बनाएंगे। होगा क्या? पानी गर्म होते 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 अपने क्वथनांक पे पहुंचेगा। किस पे? अपने प्रेशर के सापेक्ष जो भी उसका क्वथनांक है। अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक है तो 100 डिग्री, प्रेशर 10 बार है तो 179 डिग्री, प्रेशर 100 बार है तो 311 डिग्री। पानी अपने क्वथनांक पे पहुंचेगा, उसके बाद उस टेम्परेचर पे लेटेंट हीट खाएगा, गुप्त ऊष्मा, और वो पानी भाप में परिवर्तित होगा। उसके बाद वो स्टीम हीट खा के सुपर हीटेड स्टीम बनेगी। अब पानी भाप बन गया। कैसी भाप बना? पानी भाप बन गया। अभी कौन सी भाप बना? वेट स्टीम बना कि ड्राई स्टीम बना कि सुपर हीटेड स्टीम बना? पानी भाप बन गया और ये भाप अंदर आई। अब बेटा इस भाप का भी कुछ प्रेशर है P और कुछ टेम्परेचर है। अब ये भाप जो आई है ये क्या करेगी? ये पिस्टन पे दबाव डालेगी अपने प्रेशर P से। तो अब क्या होगा? फिर वही कहानी, पिस्टन का एरिया वही A, पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, उसके ऊपर भाप दबाव डालेगी, दबाव गुणे एरिया, एक बल बनेगा। इस बल के चलते क्या होगा? पिस्टन फिर IDC से ODC जाएगा। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, हमें कार्य मिलेगा और कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, हमें पावर मिल जाएगी। सर तो ये तो दोनों कार्य सिद्धांत बिल्कुल सेम हुआ। मैंने कहा बिल्कुल सेम है। रेसिप्रोकेटिंग IC इंजन हो या रेसिप्रोकेटिंग EC इंजन हो, दोनों ही स्थिति में बिल्कुल सेम है। क्या होगा? पिस्टन के ऊपर बल लगेगा, एक फोर्स बनेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कार्य मिलेगा और कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। परंतु फर्क इस बात का है कि जो फ्यूल जलेगा वो सिलेंडर में जलेगा कि सिलेंडर के बाहर जलेगा। तो इतना ही तो फर्क है। मैंने कहा नहीं, इतने से बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। आइए हम लोग इसको डिटेल में देखने की कोशिश करें कि क्या क्या चीज बदलेगी और कैसे कैसे आगे कहानी बढ़ती है। तो बेसिक मैंने आपको बताने की कोशिश की, इंटरनल कंबशन का क्या मतलब है, एक्सटर्नल कंबशन का क्या मतलब। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, हम लोग IC इंजन और EC इंजन का बेसिक सिद्धांत समझ गए और जो कि दिखाई दे रहा है लगभग सेम है। इसमें भी सिलेंडर, इसमें भी सिलेंडर, इसमें भी पिस्टन, इसमें भी पिस्टन, इसमें फ्यूल जला, गैसेस बनी, गैसेस ने पिस्टन के ऊपर दबाव डाला, फलस्वरूप बल बना, बल गुणे विस्थापन कार्य। बस फर्क सिर्फ ये है, यहां पे फ्यूल जलेगा तो कंबशन गैसेस यहां पे बनेंगी, कंबशन गैसेस यहां पे बनेंगी तो कंबशन गैसेस क्या करेंगी? अपनी हीट पानी को दे देंगी और पानी भाप बन के स्टीम के रूप में यहां जाएगा और ये जो कंबशन गैसेस हैं जिनसे हीट निकल गई, इनका टेम्परेचर गिर जाएगा और ये एग्जॉस्ट गैस के रूप में चिमनी से बाहर चली जाएंगी। इसका मतलब अब ये गैसेस नहीं जाएंगी पिस्टन के ऊपर। यहां पे क्या था? ये कंबशन गैसेस गई थी पिस्टन के ऊपर। यहां पे क्या होगा? कंबशन गैसेस तो चिमनी से बाहर चली जाएंगी, बल्कि वो क्या करेंगी? एक दूसरे मीडियम को जन्म देंगी, भाप। तो ये है बेसिक डिफरेंस। आइए थोड़ा सा इस बात लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए सबसे पहला डिफरेंस क्या है। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं वर्किंग मीडियम। वर्किंग मीडियम का मतलब कहलाता है बेटा कार्यकारी माध्यम। देखिए हमारा IC इंजन में वर्किंग मीडियम क्या है? IC इंजन में जो वर्किंग मीडियम है, क्या चीज दबाव डाल रही है पिस्टन के ऊपर? गैस। कौन सी गैस? ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं सर, कंबस्टन गैस या कॉम्बिनेशन ऑफ कंबस्टन गैस, कंबस्टन प्रोडक्ट, जिसको आप बोलते हैं फ्लू गैस या हॉट गैस। जबकि यहां पे पिस्टन के ऊपर क्या दबाव डाल रहा है? सर वो फ्लू गैस कहां गई? फ्यूल जला था, वो गरम गैस कहां गई? उस गरम गैस ने पानी से भाप बना दी, भाप अंदर गई और उस गैस का टेम्परेचर गिर गया, उसने जो कि हीट दे दी।
टेम्परेचर गिर गया वो बाहर निकल जाएगी। तो इसका मतलब वर्किंग मीडियम इस केस में है फ्लू गैस, कंबस्शन गैस, या वो मैंने पीछे जो गैसेस की थी कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, वो है वर्किंग मीडियम। और यहां पे वर्किंग मीडियम क्या है? आइए दूसरा डिफरेंस देखते हैं। बेटा देखिए यहां पे जब फ्यूल जला तो फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी थी, रासायनिक ऊर्जा, जो एलिमेंट्स बॉन्ड के रूप में बंधे हुए थे, ये रासायनिक ऊर्जा जो है कंबस्शन के फलस्वरूप बनी हीट एनर्जी। ये कहां हुआ? यहीं पे हुआ। फ्यूल जला तो केमिकल एनर्जी बनी हीट एनर्जी, और फिर वो हीट एनर्जी जो थी P इंटू ए फोर्स बना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, कार्य मिला, तो वो हीट एनर्जी बन गई मैकेनिकल वर्क। मतलब दो एनर्जी कन्वर्जन हुए। फ्यूल की रासायनिक ऊर्जा पहले बनी ऊष्मीय ऊर्जा, फिर उस ऊष्मीय ऊर्जा से हमने पिस्टन के ऊपर दबाव डाल के हमें यांत्रिक कार्य प्राप्त किया। तो ये दोनों ही जो ऊर्जा के कन्वर्जन हुए, एक रूप से दूसरे रूप में बदले, वो कहां हुए? इनसाइड द सिलेंडर। मतलब बोथ एनर्जी कन्वर्जन, केमिकल इनटू हीट एंड देन हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, कहां होते हैं? सिलेंडर के अंदर ही होते हैं। जबकि यहां पे क्या हुआ? फ्यूल जला बॉयलर में, अंदर या बाहर जहां पे भी, फलस्वरूप क्या हुआ? रासायनिक ऊर्जा पैदा हुई। उस रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट हुआ? हीट एनर्जी में। तो इसका मतलब यहां पे ये केमिकल एनर्जी जो हीट एनर्जी बनी, ये कहां बनी? बॉयलर में। बॉयलर से क्या निकली? भाप। ये भाप कहां गई? पिस्टन पे। पिस्टन पे इसने दबाव डाला और क्या मिला आपको? यांत्रिक कार्य। पहले किस रूप में? रेसिप्रोकेटिंग में। बाद में हम क्या करेंगे, चाहे यहां या यहां, हम इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक की मदद से रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर। तो यहां पे बना केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, और ये जब स्टीम यहां आई, स्टीम गर्म है, उसके पास एंथैल्पी है, ये हीट एनर्जी बनी मैकेनिकल वर्क। कहां पे? तो इसका मतलब कि ये काम जो है बेटा बॉयलर में हुआ, और ये काम कहां हुआ? सिलेंडर में। तो दूसरा डिफरेंस क्या हुआ? दूसरा डिफरेंस हुआ कि यहां पे दोनों एनर्जी कन्वर्जन, केमिकल एनर्जी हीट में और हीट मैकेनिकल वर्क में सिलेंडर के अंदर होता है, जबकि यहां दोनों एनर्जी कन्वर्जन एक साथ नहीं होता। एक एनर्जी कन्वर्जन, केमिकल एनर्जी हीट बनती है बॉयलर में, और हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क बनती है सिलेंडर में। आई सबसे महत्वपूर्ण, सर किस केस में टेम्परेचर ज्यादा हो? किसका टेम्परेचर? बोले सर ये वर्किंग मीडियम है, ये जो वर्किंग मीडियम है किसका टेम्परेचर ज्यादा होता है? मैंने कहा बेटा देखो यहां वर्किंग मीडियम क्या है? फ्लू गैस है या कंबस्शन गैसेस हैं, और यहां वर्किंग मीडियम स्टीम है। अब जरा समझिए बेटा, जब भी कंबस्शन होता है, कंबस्शन, अब बेटा देखिए ये भी हम कभी कभी करते हैं। मैंने कंबस्शन कैसे लिखा है? COMBUSTION, ये होता है। शॉर्ट में क्या किया? कंबस्शन ले लिया। मैं अक्सर ऐसे ही करता हूं बेटा, कंप्रेसर, कंप्रेशन, संपीड़न को मैं ऐसे, तो शॉर्ट में ओके। तो मैंने लिखा तो जब भी बेटा कंबस्शन होता है तो क्या होता है? जब भी कंबस्शन होता है, अब कंबस्शन दो तरह का होता है, पीछे आप पढ़ चुके हैं बेटा। अगर कंबस्शन एफिशिएंट होगा, अगर कंबस्शन एफिशिएंट होगा, कंबस्शन अगर एफिशिएंट होगा तो जानते हैं क्या होता है? पहली बात तो समझिए किस चीज का कंबस्शन हो रहा है? सर कंबस्शन हो रहा है फॉसिल फ्यूल का। फॉसिल फ्यूल में क्या आता है सर? कोयला, पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह। अब जब भी कंबस्शन होगा और अगर वो एफिशिएंट है, एफिशिएंट होने मतलब क्या है? सर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनी है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में ज्यादा हीट मिली है, तो टेम्परेचर जो होता है किसी भी फॉसिल फ्यूल के जलने से, अगर उसको आपने अच्छी तरह से जलाया है तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो अब यहां पे क्या चीज है कार्यकारी माध्यम? यहां का वर्किंग मीडियम क्या है? कंबस्शन गैसेस। तो टेम्परेचर क्या होगा? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। जबकि इस केस में फ्यूल जलेगा बॉयलर में, तो कंबस्शन गैसेस बनेगी बॉयलर में, और ये कंबस्शन गैसेस क्या करेंगी? अपनी हीट दे देंगी पानी को, और पानी बन जाएगा भाप, और भाप जाएगी यहां। तो अब इन कंबस्शन गैसेस ने अगर इतना हीट दिया है भाप को, तो इनका खुद का टेम्परेचर तो गिर गया, और ये तो अंदर जा भी नहीं रहे हैं, तो अंदर जा रही है भाप। तो क्या भाप का टेम्परेचर 2000 से ज्यादा होगा? ये काफी कम होगा, कम होगा, क्योंकि भाप बनी किससे है? कंबस्शन गैसेस से। कंबस्शन गैसेस ने इसको हीट दी है, तो मानी बात है कि भाप का टेम्परेचर कंबस्शन गैसेस से कम होगा। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो यहां पे टेम्परेचर जो है हाई होगा, और यहां पे टेम्परेचर जो है लो होगा।
इसके तुलना में, इसके तुलना में लो होगा। क्यों? क्योंकि सर यहां पे जब फ्यूल सिलेंडर के अंदर जलता है तो कंबस्टन गैसेस स्वयं कार्यकारी माध्यम का कार्य करती है, और अगर कंबस्टन एफिशिएंट है तो उनका टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास माना जा सकता है। परंतु यहां पे अगर कंबस्टन एफिशिएंट है तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का तापमान बॉयलर में पैदा होगा, परंतु उससे जब हीट ट्रांसफर होगा पानी को और पानी से भाप बनेगी तो उसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता। सामान्यतः जो हम लोग स्टीम यूज करते हैं सुपर हीटेड, उसका टेम्परेचर करीब करीब 600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो किसमें टेम्परेचर हाई होगा, किसमें टेम्परेचर लो होगा? सर आईसी इंजन में टेम्परेचर हाई होगा, ईसी इंजन में टेम्परेचर लो होगा। सर इस टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ेगा? कार्य तो हमें मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं बेटा, कार्य तो हमें मिल जाएगा, जो इंजन की एफिशिएंसी है वो इस टेम्परेचर पे ही निर्भर करती है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं अगला पॉइंट। अब बात आई एफिशिएंसी, तो अब हम लोग चल रहे हैं बेटा चौथे पॉइंट। चौथा पॉइंट है एफिशिएंसी। सर किस इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी और किसकी कम? मैंने कहा देखो बेटा, पहली बात तो अब हम लोग आईसी इंजन पढ़ रहे हैं, तो आगे चलकर जब हमारी पढ़ाई बढ़ेगी बेटा तो देखिए एफिशिएंसी को हम लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं ईटा। अब ये एफिशिएंसी बेटा जो है कई प्रकार की होती है, आगे चल के हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अपना चैप्टर नंबर 3 जो है उसका नाम है पावर एंड एफिशिएंसी। लेकिन अब चूंकि एफिशिएंसी की बात आ गई है तो थोड़ा सा समझिए। अब हम लोग कहते हैं जब एफिशिएंसी, तो एक होती है थर्मल एफिशिएंसी, एक होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी, एक होती है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, और एक होती है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो अभी फिलहाल जब हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं थर्मल एफिशिएंसी। अब समझिए, पूरे आईसी इंजन में या पूरे थर्मल में अगर एफिशिएंसी कहा जाएगा और उसके आगे कुछ नहीं कहा जाएगा, थर्मल, मैकेनिकल, वॉल्यूमेट्रिक, एयर स्टैंडर्ड, या एक और होती है रिलेटिव, तो उसको क्या समझा जाएगा? हमेशा थर्मल एफिशिएंसी समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट इंजन का काम क्या है? थर्मल एनर्जी को या हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एफिशिएंसी है वो कौन सी है? थर्मल एफिशिएंसी। तो आइए किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है और किसकी एफिशिएंसी कम है? कौन सी एफिशिएंसी? सर थर्मल एफिशिएंसी, कि हमने कितनी हीट दी और उतनी हीट देने के बाद उसने हमें कितना कार्य दिया, आउटपुट बटे इनपुट। तो आइए किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है और किसकी एफिशिएंसी कम है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं बेटा। इसको समझाने के लिए बेटा मुझे थोड़ा सा बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको मिटाना चाहता हूं, तो मैंने इसको मिटा दिया। अब देखिए बेटा, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहां थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कार्नोट साइकिल। आपने भी सुना होगा कार्नोट साइकिल का बेटा हमारे थर्मल में बहुत महत्व है। तो हम लोग बोलते हैं कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी ईटा सी। ईटा सी का मतलब, ईटा मतलब एफिशिएंसी, सी का मतलब कार्नोट। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी होती है 1 माइनस TL अपॉन TH। आराम आराम से करते हैं। ईटा सी बराबर 1 माइनस TL अपॉन। अब एक प्रश्न पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सर इस कार्नोट साइकिल के बारे में बड़े चर्चा होते हैं, कार्नोट साइकिल के बिना तो थर्मल बढ़ ही नहीं सकती आगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। सर ऐसा क्यों है? मैंने कहा बेटा कार्नोट साइकिल ने हमें यह बताया कि दिए हुए टेम्परेचर रेंज के बीच में अधिकतम कितनी एफिशिएंसी प्राप्त की जा सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी क्या प्राप्त की जा सकती है, और इसको हम लोग मदर साइकिल या बेंचमार्क साइकिल या मानक चक्र कहते हैं। तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का सूत्र यह है। अब हम मान लें अगर कि हमारे ये दोनों जो हैं कार्नोट साइकिल पे भी काम कर रहे होते, तो हम एफिशिएंसी को जरा कंपेयर करने की कोशिश करें। अब जरा समझें, ये जो ईटा सी है, ईटा सी मींस एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल 1 माइनस TL बाई TH। अब इसमें जो ये TH है ये क्या है? पहली बात समझिए, क्वांटिटी नहीं है, मात्रा नहीं है हीट की, ये टेम्परेचर है। TH का मतलब वह टेम्परेचर जिस पे हीट ऐड हो रही है, हीट जिस पे ऐड हो रही है। इस केस में क्या है? वर्किंग मीडियम क्या है? वर्किंग मीडियम इस केस में फ्लू गैस है। तो टेम्परेचर क्या होगा? जिस टेम्परेचर पे फ्लू गैस की हीट इसको ऐड हो रही है, हम दे रहे हैं। ध्यान रहे, ये T दोनों कैपिटल T हैं, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, परम ताप। तो इस केस में अगर हम TH को देखना चाहें तो कितना होगा? 2000 नहीं सर, 2000 में 273 जोड़ दीजिए। 2000 में 273 जोड़ दीजिए। अगर 2000 में 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? TH हो जाएगा, TH हो जाएगा सर आपका, बेटा थोड़ा सा अभी पेन से एडजस्ट नहीं हो पाता, TH हो जाएगा सर 227। TH का मतलब जिस टेम्परेचर पे हीट ऐड की गई। मैंने कहा वेरी गुड बेटा,
इस केस में हो जाएगा TH2273। इस केस में TH क्या हो जाएगा सर, जिस टेम्परेचर पे आपने हीट दी है, हमने हीट कितनी दी है, जो स्टीम है उसकी जो एंथैल्पी होती है, लेकिन किस टेम्परेचर पे दी है सर, यहां तो 600 था, मैंने कहा 600 डिग्री सेंटीग्रेड था। केल्विन में क्या करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में हम 273 जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कैपिटल T मिल जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 600 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 873। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो इस केस में TH कितना है 2273, इस केस में TH कितना है 873। तो इसका मतलब टेम्परेचर जिस पे हीट ऐड की गई, यहां पे फ्लू गैस थी वो आई और हमने हीट दी, तो किस टेम्परेचर पे दी, 2273 पे। हमने क्या माना है टेम्परेचर फ्लू गैस का 2000। इस केस में भी फ्लू गैस पैदा हुई थी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड की ही, लेकिन उसने हीट दे दी स्टीम को और खुद वो चली गई चिमनी से बाहर। अब जब स्टीम यहां गई तो स्टीम का टेम्परेचर कितना है 600, तो 600 में 273 जोड़ा। लेकिन अब ये दोनों ही इंजन जब चलेंगे तो ये जो अपना एग्जॉस्ट है वो फेंकेंगे, तो वो एग्जॉस्ट कहां फेंकेंगे। अगर दोनों इंजन हमारे इलाहाबाद में या प्रयागराज में चल रहे हैं और दोनों जब एग्जॉस्ट फेंकेंगे तो किस टेम्परेचर पे फेंकेंगे, जो यहाँ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। अगर हम मान लेते हैं इलाहाबाद का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर उस वक्त 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो किस टेम्परेचर पे फेंकेंगे, 27 प्लस 273। तो इसका मतलब TL क्या होता है, TL होता है वह टेम्परेचर जिस पे हीट रिजेक्ट हो रही है। तो हीट किस पे रिजेक्ट हो रही है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 27 प्लस 273 300 केल्विन। तो यहां पे हीट रिजेक्ट हो रही है 300 केल्विन। और यहां पे सर ये जो हमारा इसी इंजन है, रेस्पोर्टिंग इसी इंजन है, वो भी तो इलाहाबाद में हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए भी TL का मान कितना होगा, इसके लिए भी TL का मान कितना होगा 300 केल्विन। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी, ईटा C बराबर 1 माइनस TL/TH। इसकी कितनी होगी 1 माइनस TL/TH। अब दोनों ही स्थिति में TL कांस्टेंट है, दोनों ही स्थिति में TL क्या है, बराबर है, कितना है 300 केल्विन। अब यहां पे TH का मान है 2273, तो 300 में 2273 से भाग देंगे तो बहुत छोटी राशि आएगी, और यहां पे 300 में 873 से भाग देंगे तो बड़ी राशि आएगी। तो इसका मतलब यहां पे 1 माइनस, जब छोटी राशि को घटाएंगे तो जो बड़े बचेगा वो बड़ी राशि बचेगी। तो एफिशिएंसी किस में ज्यादा होगी सर, इस 300 में भाग देंगे 2273 से तो बहुत छोटी राशि आई, 1 में से छोटी राशि घटाएंगे तो ज्यादा आएगा। यहां पे सर 1 माइनस TL/TH, यहां पे क्या होगा, ईटा C कितना आ जाएगा 1 माइनस 873, 1 माइनस, थोड़ा सा अभी इन सब चीजों में हाथ साफ नहीं हो पाया है, थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा आप लोगों को भी। 1 माइनस TL है बेटा, यहां पे 300 होगा, 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 873, और यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा ईटा C बराबर 1 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 2273। ना 300 में 2273 से भाग देंगे तो छोटी राशि आएगी, तो एफिशिएंसी विल बी बिगर। और यहां पे 300 में 873 से भाग देंगे तो थोड़ी बड़ी राशि आएगी, 1 माइनस बिगर विल बी स्मॉलर। तो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा हुई, IC इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, इसकी एफिशिएंसी कम होगी। क्यों, क्योंकि दोनों ही सेम एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं, दोनों ही एग्जॉस्ट जो है सेम एटमॉस्फेयर में फेंक रहे हैं। अगर दोनों के लिए एटमॉस्फेयर सेम है तो TL का मान, टेम्परेचर एट विच द हीट रिजेक्टेड, दोनों के लिए सेम है, लेकिन जिस टेम्परेचर पे हीट ऐड हो रही है यहां पे वो ज्यादा है। और चूंकि ये चीज ज्यादा है तो 300 में जब बड़ी चीज से भाग दिया तो छोटा आया, 1 माइनस स्मॉल इज बिगर। तो कहीं ना कहीं आप क्यों देख रहे हैं कि जो पीछे हमारा टेम्परेचर यहां हाई था, इसी की वजह से एफिशिएंसी हाई आई है। तो इसका मतलब किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, एफिशिएंसी ज्यादा होती है हमारी बेटा IC इंजन की, और किसकी कम होती है, इस इंजन की। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा रेलवे का जो डीजल इंजन है वो आज भी चल रहा है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी हाई है, लेकिन जो स्टीम इंजन है हम लोगों ने उसको ऑब्सोल्यूट कर दिया क्योंकि इसकी एफिशिएंसी लो है। वो क्या है, रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन, EC इंजन, और ये क्या है, रेस्पोर्टिंग IC इंजन। किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इसकी ज्यादा होती है IC इंजन की, किसकी कम होती है, EC इंजन की। पीछे में देखा। अब हम लोग बेटा 5वें टॉपिक पे चलते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पावर टू वेट रेशियो। अब बेटा इस पावर टू वेट रेशियो को समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे समझते हैं
कि सपोज कीजिए एक छोटा बालक है, आप अपने को अज्यूम कर सकते हैं, इसका वजन है 50 केजी और इसकी पावर या ताकत है मान लीजिए 5 किलोवाट। और एक बड़ा व्यक्ति है, मोटा ताजा, ज्यादा ही मोटा है कुछ, मेरा वजन भी बेटा 2.5 साल पहले जो था करीब 130 केजी था, तो मान लीजिए कृष्णानी सर है, खूब मोटे वाले कृष्णानी सर, इनका वजन है 150 केजी, बेटा था 130 केजी फिलहाल तो मैं, और इनकी ताकत कितनी थी 10 किलोवाट। अब आप देखिए इन दोनों को अगर कंपेयर करिए, ये बन गए कृष्णानी, इन दोनों को कंपेयर करिए, तो मैं आपसे पूछूं किसकी पावर ज्यादा है, तो आप कह देंगे सर इनकी पावर ज्यादा है। कितनी है? 10 किलोवाट। इनकी पावर कितनी है? 5 किलोवाट। तो इसके पास ताकत कितनी है? दुगनी है इसके तुलना में। देखिए ताकत दुगनी होना बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं देता। इनका वजन 50 केजी था, इनका वजन है 150 केजी, मतलब इनका वजन है 3 गुना, परंतु इनकी ताकत इसके तुलना में 3 गुनी नहीं, 2 ही गुनी है। तो पावर किसकी ज्यादा है? अगर मैं पूछूं पावर किसकी ज्यादा है, तो पावर तो इसकी ज्यादा और इसकी पावर कम है। लेकिन अब मैं आपसे एक फैक्टर पूछने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं पावर टू वेट रेशियो। अब बेटा पावर टू वेट रेशियो का मतलब है जो ताकत है या पावर है या शक्ति है, वजन के हिसाब से, भार के हिसाब से। अब जरा पावर टू वेट रेशियो इसका निकालते हैं। पावर कितनी है? 5 किलोवाट, और वजन कितना है? 50। तो पावर टू वेट रेशियो, यह है पावर और यह है वेट, तो 5/50 कितना आ गया? 1/10। 1/10 को क्या लिख सकते हैं? 0.1 किलोवाट पर केजी। तो पावर टू वेट रेशियो क्या आ गया इसका? पावर टू वेट रेशियो आ गया 5/50, 1/10, 0.1 किलोवाट पर केजी। मतलब इस बच्चे के प्रति किलोग्राम की वजह से ताकत कितनी है? 0.1 किलोवाट। और जरा इसको कंसीडर किया जाए, इस केस में कंसीडर करेंगे तो पावर टू वेट रेशियो क्या हो जाएगा? पावर है तुम्हारी 10 और वजन है 150। अगर हम लोग करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये करीब करीब 1/15, और 1/15 को लोगे तो करीब करीब आ जाएगा 0.06 किलोवाट पर केजी। यहां पावर टू वेट कितना है सर? 0.06 किलोवाट प्रति किलोग्राम के हिसाब से, मतलब 1 किलोग्राम वजन के हिसाब से कितनी ताकत पैदा कर रहा है? 0.1 किलोवाट। और 1 किलोग्राम की वजह से कितनी ताकत पैदा कर रहा है? 0.06 किलोवाट। अब पावर टू वेट रेशियो किसका ज्यादा है? तो बेटा पावर टू वेट रेशियो की बात करेंगे तो इसका ज्यादा है। कितना है? 0.1, और इसका कितना था? 0.06। अब सपोज करो ये दोनों व्यक्ति दौड़ लगाएं, रेस करें, तो कौन जीतेगा? जिसका वजन कम होगा वो रेस जीतेगा। तो इसका मतलब पावर टू वेट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है किसी भी ऑटोमोबाइल के लिए। जो चलने वाले व्हीकल है उसका खुद का वजन कम हो तो ताकत क्या करेगी? एक्सेलरेट करने के लिए या तुरंत को देने के लिए काम आएगी। तो अब हम कह रहे हैं पावर टू वेट रेशियो के ऊपर। तो आइए हम लोग कंपेयर करें किस इंजन का पावर टू वेट रेशियो कितना है। तो मैंने बेटा एक साधारण एग्जाम्पल से पावर टू वेट रेशियो को समझाने की कोशिश की। अब जरा देखते हैं बेटा, अब देखिए ये है आपका सिलेंडर, ये है पिस्टन, ये है कनेक्टिंग रॉड। ये है बेटा सिलेंडर, ये है पिस्टन, ये है कनेक्टिंग रॉड। मान लीजिए 10 किलोवाट का आईसी इंजन है। मान लीजिए बेटा हमारा 10 किलोवाट का आईसी इंजन है, हमारा 10 किलोवाट का आईसी इंजन, और हमारा 10 किलोवाट का ईसी इंजन है। तो 10 किलोवाट के आईसी इंजन को 10 किलोवाट के ईसी इंजन से कंपेयर करते हैं। इस केस में वजन कितना होगा सर? इस केस में वजन होगा जो सिलेंडर का, पिस्टन का, कनेक्टिंग रॉड का वगैरह वगैरह जो भी कंपोनेंट है उसका। इस केस में वजन कितना होगा सर? इस केस में ये वजन तो होगा ही होगा, साथ में पूरा ये वजन होगा। तो दोनों की पावर तो सेम है, परंतु वेट किसका ज्यादा है? ईसी इंजन का वेट ज्यादा है। अगर इसका वेट ज्यादा है, पावर सेम है, बड़ी चीज से भाग देंगे तो पावर टू वेट रेशियो कम आएगा। किसका? ईसी इंजन का। तो ईसी इंजन का पावर टू वेट रेशियो कम आएगा। क्यों? पावर तो सेम है लेकिन खुद का वजन ज्यादा है। तो किसी भी ऑटो व्हीकल के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए क्या होना चाहिए? पावर टू वेट रेशियो लो होना चाहिए। तो इसका मतलब पावर टू वेट रेशियो डिजायरेबल क्या है? डिजायरेबल क्या है? वांछनीय क्या है? डिजायरेबल क्या है? लो।
तो आईसी इंजन का एक फायदा क्या है, इसका पावर टू वेट रेशियो ज्यादा है, मतलब पावर टू वेट रेशियो इसका लो, पावर टू वेट रेशियो हाई, पावर टू वेट रेशियो हाई, क्योंकि इसका वेट कम है। तो डिजायरेबल क्या है, डिजायरेबल या वांछनीय क्या है बेटा, मैं गलत लिख गया, डिजायरेबल या वांछनीय है कि पावर टू वेट रेशियो हाई होना चाहिए। पावर टू वेट रेशियो हाई होने का मतलब कि प्रति किलोग्राम वजन के लिए ज्यादा ताकत पैदा करना। तो आइए पावर टू वेट रेशियो की बात आएगी तो कौन बाजी मारेगा, आईसी इंजन। क्यों मारेगा सर, उतनी ही पावर देने के लिए खुद का वजन कम है। क्यों वजन कम है सर, सिलेंडर वगैरह का वजन तो है लेकिन यहां बॉयलर वगैरह तो है नहीं। इस केस में पावर टू वेट रेशियो कम है, क्यों सर, उतनी ही पावर देने के लिए वजन ज्यादा है। जब वजन ज्यादा है तो पावर बटे वजन, वेट की वजह से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो पावर टू वेट रेशियो यहां पे कम आता है क्योंकि यहां पे बॉयलर का वजन भी जुड़ जाता है। आगे बढ़े तो अब हम लोग बेटा लास्ट पॉइंट पे बढ़ रहे हैं। लास्ट क्या, बस 2 पॉइंट। अगर हम लोग बात करें स्टार्टिंग की, कौन सा इंजन जल्दी स्टार्ट हो सकता है, तो मैंने कहा देखिए भाई, जो आईसी इंजन है वो इंस्टेंटेनियस में तात्क्षणिक, मान लीजिए भी लाइट चली जाए, क्या होगा, कोई बात नहीं, फटाक से आदमी जाएगा, जनरेटर स्टार्ट करेगा, लाइट आ जाएगी। तो जनरेटर स्टार्ट करेगा तो लाइट आएगी, मतलब मैंने कहा बेटा जरा समझिए, जब हम कहते हैं जनरेटर तो जनरेटर स्टार्ट करेगा, लाइट आ जाएगी। ये जनरेटर जब स्टार्ट करेगा लाइट आ जाएगी। तो जनरेटर में होता क्या है, आप सब जानते हैं बेटा, जनरेटर बेसिकली क्या होता है, 2 डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन होता है। यहां पे होता है डीजल इंजन, कौन सा, रेसिप्रोकेटिंग डीजल इंजन, ये हमारा हीट इंजन आईसी इंजन, और ये होता है हमारा ऑल्टरनेटर। अब हम डीजल इंजन में करते क्या है, डीजल जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, हीट एनर्जी बनती है। पहले फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो केमिकल एनर्जी बनती है, हीट एनर्जी, और डीजल इंजन आईसी इंजन में जाके बनती है मैकेनिकल वर्क। वो मैकेनिकल वर्क, तो यहां पे क्या आई बेटा, हीट एनर्जी, डीजल इंजन में आई हीट एनर्जी, ये क्या बनी, मैकेनिकल वर्क, और ये मैकेनिकल वर्क कहां गया, ऑल्टरनेट, इससे क्या मिली हमको, बिजली। तो जब भी हम कहते हैं जनरेटर स्टार्ट किया का मतलब पहले डीजल इंजन स्टार्ट किया, डीजल इंजन स्टार्ट करने से फ्यूल की केमिकल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा बनी, या फ्यूल की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा बनी, और वो ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक कार्य बना। ये यांत्रिक कार्य किसको मिलेगा, ऑल्टरनेटर को मिलेगा या जनरेटर को मिलेगा, और ये ऑल्टरनेटर क्या करेगा, बिजली पैदा करेगा। पर अगर लाइट गई और जनरेटर स्टार्ट करने में कितना समय लगेगा, यहां से लेके वहां तक आदमी को जाने में जो समय लगेगा, और मे भी 20-25 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा। तो आईसी इंजन की स्टार्टिंग इंस्टेंटेनियस है, क्विक है, इंस्टेंटेनियस है या क्विक है, त्वरित है, जल्दी से स्टार्ट हो जाए। कितना टाइम लगेगा सर, 1-2 मिनट लगेगा। लेकिन अगर इसी इंजन को स्टार्ट करना है तो हम पहले फ्यूल जलाएंगे, कहां पे जलाएंगे, बॉयलर में। बॉयलर में फ्यूल जलाएंगे, जब फ्यूल जलेगा तो पानी से भाप बनेगी, पानी से भाप बनने के बाद वो भाप जो है स्टीम इंजन में आएगी, और इस प्रक्रिया में कम से कम बेटा 4 से 6 या 6 से 8 घंटे का समय लगता है। घर में छोटी सी अंगीठी जलाई जाती थी बेटा, उस अंगीठी को जलाने में 15-20 मिनट लग जाता था। यहां तो बॉयलर की भट्टी जलाई जाती है, इस बड़ी भट्टी को जलाने में हमें 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। तो कौन क्विक स्टार्ट हो सकता है, कौन तुरंत स्टार्ट हो सकता है, तो आईसी इंजन बेटा तुरंत स्टार्ट हो सकता है, जबकि इसी इंजन तुरंत स्टार्ट नहीं हो सकता। ये एक पॉइंट था। स्टार्टिंग किसकी है, आईसी इंजन की क्विक है या इंस्टेंटेनियस है। इसी इंजन की क्या है, और टाइम लेता है, कितना सा, 4-6 घंटे लेता है। ओके, अब लास्ट पॉइंट है फ्यूल। सर फ्यूल, मैंने कहा हाँ बेटा, एक चीज तो तय है कि हमारे इस आईसी इंजन में या इस ईसी इंजन में हम फ्यूल जलाएंगे। अब वो सिलेंडर के अंदर जलाएं या सिलेंडर के बाहर जलाएं। अब सिलेंडर के बाहर चाहे बॉयलर में जलाएं या बॉयलर के बाहर जलाएं, ये फ्यूल कैसा होगा, ये होगा फॉसिल फ्यूल। अब इस फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, कोयला, या कह सकते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, या कह सकते हैं एलपीजी, सीएनजी इत्यादि। अब जरा समझिए बेटा, जब हम आईसी इंजन की बात करते हैं तो आईसी इंजन में जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, देखिए दोनों में ही हम फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, दोनों में ही हम जीवाश्म ईंधन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम जब आईसी इंजन में फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो हम कोयले को छोड़ के बाकी सारे फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, कोयला इस्तेमाल नहीं करते आईसी इंजन। इसका मतलब आईसी इंजन का जो फ्यूल होता है वो उच्च क्वालिटी का होता है, हाई ग्रेड का होता है। तो यहां पे हाई ग्रेड का क्या मतलब है, मैंने कहा कोशिश करते हैं बताने की। जबकि हम इस जगह पे जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं वो लो ग्रेड का होता है। बहुतायत में हमारे हिंदुस्तान में हमेशा क्या करते हैं हम लोग, कोयले का इस्तेमाल करते हैं।
अब कहने का मतलब यह है, चूंकि यहां पे फ्यूल अंदर जलता है, अब फ्यूल जलेगा, फ्यूल जलने के बाद गैसेस बनेंगी, उन गैसेस का प्रेशर टेम्परेचर होगा, उस प्रेशर की वजह से दबाव पड़ेगा, उस दबाव से हमारा पिस्टन आगे बढ़ेगा। अब ये जो फ्यूल जलेगा, इस फ्यूल के जलने से गैसेस बननी चाहिए और उस गैसेस का प्रेशर टेम्परेचर हमें कार्य देगा। लेकिन अगर फ्यूल जलने के बाद उसने कुछ अवशेष छोड़ा, अवशेष को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा रेजिड्यू, रेजिड्यू या कह सकते हैं अवशेष। बेटा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे जो सिलेंडर होता है, इसके इनसाइड के ऊपर हम बड़ा चिकना बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं। हम सिलेंडर की बोरिंग करने के बाद एक सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं, उसको बोलते हैं हॉर्निंग। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि जब सिलेंडर के अंदर पिस्टन चले तो फ्रिक्शनल लॉसेस की वजह से पावर वेस्ट ना हो, या फ्रिक्शनल लॉसेस कम से कम हो, घर्षण कम से कम हो, ताकि हमें आउटपुट ज्यादा मिले। अब अगर मान लीजिए आपका फ्यूल जलने के बाद अवशेष छोड़ेगा, तो कोयला जलेगा तो क्या बनेगा? राख बनेगी। वो राख कहां जाएगी? सिलेंडर के अंदर रहेगी। जब सिलेंडर के अंदर राख होगी तो क्या होगी? वो राख जो अंदर की फिनिशिंग है, अंदर की जो सतह आपने फिनिश करके रखी है, उसको खराब करेगी। अगर फिनिशिंग खराब करेगी तो क्या होगा? अंदर खुरदरा हो जाएगा, रफ हो जाएगा। रफ हो जाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। क्योंकि आईसी इंजन में फ्यूल सिलेंडर के अंदर जलता है, तो शर्त क्या है? शर्त यह है सर, फ्यूल ऐसा होना चाहिए कि फ्यूल के जलने के पश्चात कोई अवशेष या रेजिड्यू न बचे या न्यूनतम बचे। तो हम कैसा फ्यूल इस्तेमाल करेंगे? उच्च कोटि का, जिसके जलने के बाद गैस बने परंतु कोई अवशेष ना बचे। हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोयला कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये सभी जो हैं हाई ग्रेड फ्यूल जो हैं, ये थोड़े कॉस्टली होते हैं। तो आईसी इंजन का जो फ्यूल होता है वो उच्च क्वालिटी का होता है, जबकि ईसी इंजन का फ्यूल कोयला। सर यहां पे कोयला जला सकते हैं? मैंने कहा यस। सर यहां पे कोयला जलाएंगे तो अवशेष पैद बचेगा? मैंने कहा बिल्कुल बचेगा, राख बनेगी। तो सर वो फिर हमारा सिलेंडर नहीं खराब हो जाएगा? मैंने कहा भाई देखो, कोयला जलेगा बॉयलर में या बॉयलर के बाहर, कंबशन गैस बनेगी। वो कंबशन गैस तो हीट दे देगी पानी को, पानी बन जाएगा भाप। तो यहां पे अंदर क्या जाएगा? यहां पे तो भाप जाएगी, कोयला थोड़ी जाएगा। कोयला तो यहां जलेगा, राख यहां गिरेगी, कंबशन गैस बनेगी। कंबशन गैस पानी को भाप हीट देगी, पानी भाप बनेगा, और कंबशन गैस एग्जॉस्ट गैस बनकर निकल जाएगी, उसका टेम्परेचर गिर जाएगा, उससे हीट निकल गई। यहां पे अंदर क्या पहुंचेगा? भाप पहुंचेगा। कोयला तुमने जलाया है, यस, अवशेष बना है, यस, लेकिन कोयला सिलेंडर के अंदर थोड़ी जलाया है, सिलेंडर के बाहर। इसका मतलब कि यहां पे हम लो ग्रेड का फ्यूल जैसे कोयला इस्तेमाल कर सकते। तो अब आईसी इंजन में हमें जो इस्तेमाल करना है वो उच्च क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल करना है, हाई ग्रेड फ्यूल इस्तेमाल करना है। जबकि ईसी इंजन में हमें जो इस्तेमाल करना है वो लो ग्रेड का फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, सस्ता ईंधन। तो अब हम लोगों ने एक तरह से बेटा कंपैरिजन किया कि आईसी इंजन और ईसी इंजन की वर्किंग क्या है, और उस वर्किंग के हिसाब से इसके अंदर विभिन्न पैमानों पे क्या फर्क है। अब हम इसको समराइज करके फिनिश करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कौन सा इंजन कब किस मायने में अच्छा है, और उसमें क्या अच्छाई है और क्या सब अच्छाई है कि कुछ बुराई भी है। अगर बुराई है तो वो भी, या कह सकते हैं हम लोग अपनी टेक्निकल भाषा में एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज डिसएडवांटेज, या कभी कभी इसको दूसरी शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, मेरिट डिमेरिट। आइए थोड़ा सा करते हैं बेटा आगे। अब देखिए आईसी इंजन, ईसी इंजन, कौन से? रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन, रेसिप्रोकेटिंग ईसी इंजन। सबसे पहला फर्क वर्किंग मीडियम। यहां सर वर्किंग मीडियम कंबशन गैस है क्योंकि फ्यूल सिलेंडर के अंदर जला है, और यहां पे वर्किंग मीडियम स्टीम है। सर आईसी इंजन में दोनों एनर्जी कन्वर्जन, रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन और ऊष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन, दोनों एक ही साथ होते हैं। और कहां होते हैं? सिलेंडर के अंदर। जबकि इसमें यह काम कहां होता है? बॉयलर में। यह काम कहां होता है? सिलेंडर। अब चूंकि यहां का कार्यकारी माध्यम, आईसी इंजन का कार्यकारी माध्यम क्या होता है? कंबशन गैसेस होती हैं, तो टेम्परेचर हाई होता है। कितना होता है? लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। और यहां टेम्परेचर लो होता है। क्यों? क्या यहां फ्यूल अच्छी तरह नहीं जलता? नहीं, फ्यूल तो अच्छी तरह जलता है, परंतु यहां का वर्किंग मीडियम स्टीम है, जिसका टेम्परेचर 2000 से तो कम ही होगा, सामान्यतः 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसकी एफिशिएंसी हाई होती है क्योंकि सर यहां पे टीएच हाई है, जिस टेम्परेचर पे हीट ऐड हो रही है वर्किंग मीडियम वो है ज्यादा, और उस केस में टेम्परेचर लो है। जबकि दोनों ही के लिए टीएल
या वह टेम्परेचर जिस पे हीट फेंकी जा रही है एटमॉस्फेयर में, वो दोनों के लिए क्या है, सेम। तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इसकी एफिशिएंसी कम होती है। अब पावर टू वेट रेशियो, सर दोनों में सिलेंडर है, दोनों में पिस्टन है, परंतु यहां पे बॉयलर नहीं है, यहां पे बॉयलर है, तो सेम पावर के लिए इसका वजन कम है और सेम पावर के लिए इसका वजन ज्यादा है। सेम पावर में ज्यादा से भाग देंगे तो कम आएगा, सेम पावर में कम से भाग देंगे तो ज्यादा आएगा। तो पावर टू वेट रेशियो सर इसका ज्यादा है और इसका कम है। कौन तुरंत स्टार्ट हो सकता है? सर आईसी इंजन तो 2 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, बस जाने जितना समय लगता है। जबकि बॉयलर को स्टार्ट करने के लिए बॉयलर में जो भट्टी होती है, इंग्लिश बोलते हैं फर्नेस, उस फर्नेस को जलाना पड़ता है। बेटा घर की अंगीठी जलती है 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में। चूल्हा देखा होगा, हलवाई जब जलाता है तो क्या होता है, आजकल का एलपीजी चूल्हा नहीं, मैं बात कर रहा हूं जिसपे तंदूरी रोटी बनती है, उस वाले चूल्हे को देखेंगे अगर आप। अब स्टार्टिंग इसकी इंस्टेंटेनियस है या क्विक है और इसमें 6 से 8 घंटे लगते हैं, परंतु यहां पे जो आपको ईंधन इस्तेमाल करना पड़ता है वो उच्च कोटि का ईंधन इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब जिसमें अवशेष न बचे या रेजिड्यू न बचे। इस केस में अगर रेजिड्यू बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉयलर के नीचे हम उसको डिस्पोज ऑफ कर लेंगे। कैसे करते हैं हम लोग? थर्मल में, बॉयलर में पढ़ते हैं। तो यहां पे आपको उच्च कोटि का ईंधन इस्तेमाल करना है, यहां पे निम्न कोटि का ईंधन भी इस्तेमाल। अब इन कंपैरिजन से अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आईसी इंजन, तो सर आईसी इंजन में इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। कौन सी एफिशिएंसी? थर्मल एफिशिएंसी। सर इसका पावर टू वेट रेशियो ज्यादा होता है और ये तुरंत स्टार्ट किए जा सकते हैं, इंस्टेंटेनियस। लेकिन सर ये सारे फायदे प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा महंगा ईंधन, थोड़ा उच्च क्वालिटी का ईंधन इस्तेमाल करने का पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, कोयला इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे सर आप। क्यों? क्योंकि सर उसमें रेजिड्यू बचेगा और वो यहां पे हम सर नहीं चाहेंगे, क्योंकि उससे हमारे फ्रिक्शन बढ़ेगा और हमारी पावर आउटपुट घट जाएगा, फ्रिक्शनल लॉसेस बढ़ जाएंगे। यहां पे क्या है सर, इसकी थर्मल एफिशिएंसी लो है, थर्मल एफिशिएंसी लो है सर, पावर टू वेट रेशियो भी लो है सर, इसको स्टार्ट होने में 6 से 8 घंटे लगते हैं। लेकिन सर एक फायदा है, इसमें घटिया ईंधन या कह सकते हैं लो ग्रेड फ्यूल या सस्ता ईंधन, कोयला आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा ग्रीन का मतलब एडवांटेज, रेड का मतलब डिसएडवांटेज। तो बच्चे देखिए लिखा हुआ है मैंने 4, 5, 6 एडवांटेज है आईसी इंजन के, लेकिन जो 7 है वो डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज ग्रीन से, डिसएडवांटेज रेड से, डिसएडवांटेज रेड से, एडवांटेज ग्रीन से। तो अब कोई पूछे कि भाई रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन का या रेसिप्रोकेटिंग ईसी इंजन का कोई फायदा है? यस सर, लो ग्रेड के फ्यूल्स जो कि सामान्यतः सस्ते होते हैं उनको आप आसानी से इस्तेमाल, जबकि यहां पे क्या है, एफिशिएंसी हाई है सर, पावर टू वेट रेशियो भी हाई है, तुरंत स्टार्ट भी हो सकते हैं। लेकिन ये सारे फायदे पाने के लिए थोड़ा सा आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और आपको हाई ग्रेड के फ्यूल इस्तेमाल। बेटा इस तरह से मैंने इस टॉपिक को आज कंप्लीट करने की कोशिश की है। अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक था 1.1 हीट इंजन्स टाइप्स, आईसी इंजन एंड ईसी इंजन, उसको मैंने कंप्लीट किया। तो हम लोग बेटा क्लास को यहीं पे रोकते हैं आज, हम लोग नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे शुरू करें।